So molecular solid, non-polar and polar. So पहले polar non-polar वाला side देखते हैं. So it comprises of either atom or molecule formed by non-polar bonds. Okay. और दूसरा इसका atom या molecule are held together by what kind of force? van der Waals या फिर लंडन फोर्सेस और डिस्पर्सिव फोर्सेस भी कहते हैं. और इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि HH नॉन पोलर बॉन्ड है और ये H2 मॉलिक्यूल. और दूसरा जब पोलर की बात करते हैं तो पोलर वाले मॉलिक्यूल्स दे फॉर्म पोलर कोवलेंट बॉन्ड. फॉर एग्जांपल HCl, SO2, and the molecule are held together by relatively more stronger. ये stronger होता है in comparison to the non polar जिसमें लंडन फोर्सेस होता है. यहाँ पे किस टाइप के अट्रैक्शंस आएंगे, इंटरेक्शंस आएंगे? डाइपोल डाइपोल. हाँ, तो ऊपर में एक्चुअली ये वाला केस में ना, क्योंकि ये पोलर था तो यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हो गई थी. तो यहाँ पे वंडरवॉल नहीं आएगा. ठीक है, यहाँ पे कैसा आएगा? ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा. ठीक है, इस ये वाला इंटर एटॉमिक फोर्स होगा. और एक्चुअली मैंने यहाँ पे सारा ही तुम्हें पोलर वाला डिस्कस कर दिया. H2 को तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया. जब मैं H2 को डिस्कस करती अगर, तो ये बॉन्ड होता नॉन पोलर. और जो दूसरा H2 मॉलिक्यूल होता, तो मैं यहाँ पे मुझे ये बोलना था कि इन दोनों के बीच का किस टाइप का फोर्स होता है, लंडन फोर्स या वंडर वाल फोर्स. और वो एक टेम्पररी फोर्स होता है. वो कैसे डेवलप होता है? हम ऐसे बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पॉइंट के लिए पार्शियली यहाँ पे नेगेटिव हो गए हैं और इसका पार्शियली यहाँ नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे पार्शियल हल्का सा पॉजिटिव, और ये बहुत टेम्पररी बनता है ये कंडीशन. और इस वजह से यहाँ पे लंडन फोर्स या वंडरवाल फोर्स एग्जिस्ट करता है नॉन पोलर के केस में. पर जब पोलर का केस होता है तो वहां पे तो मतलब ऑलरेडी डिफाइंड एक पोलर बॉन्ड एग्जिस्ट होता है, जिसकी वजह से ये पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेम्पररी की जगह मतलब काफी टाइम तक एग्जिस्ट करते हैं. वो ऐसा नहीं है कि जस्ट कुछ साइमल्टेनियसली बन गए और वहां पे अट्रैक्शन या रिपल्शन हो गया. बट यहाँ पे क्या होता है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ड्यू टू द पोलर बॉन्ड नेचर बिटवीन द एटम्स. उस वजह से मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटर एटॉमिक फोर्स एग्जिस्ट हो जाता है, विच इज मोर स्ट्रोंगर देन द वंडरवॉल फोर्स. तो इसलिए अगर मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के दो डिफरेंट सॉलिड को कंपेयर करती हूँ, तो पोलर वाले जो सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में जो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन या एटॉमिक फोर्स होते हैं वो स्ट्रोंगर होते हैं देन द लंडन और डिस्पर्सिव और वंडर वाल फोर्स विच एग्जिस्ट इन अ नॉन पोलर टाइप ऑफ मटेरियल और सॉलिड. और इसके लिए स्टेट ऑफ मैटर जो चैप्टर 11 में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो वहाँ पे डिस्कस किए हैं उसको एक बार जरूर रिवाइज कर लेना. और लंडन फोर्स और इसको वीक डिस्पर्सिव फोर्स ये कैसे बनते थे ये थोड़ा सा देख लेना. डाइपोल 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 नॉन डाइपोल ये सारे जो फोर्सेस वहाँ पे तुमने पढ़े होंगे. ओके, सो यहाँ पे फाइनली जो स्टेटमेंट आया है हमारा वो ये आया कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय लंडन फोर्स, जबकि पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइपोल 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 इंटरेक्शन. और जो तीसरा केस था हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, वो अभी हम पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किस तरीके की बॉन्डिंग होगी, विच बाइंड द मॉलिक्यूल ऑफ सच सॉलिड. स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे डैश में क्या आता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है उनके
कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, ये जी, चेक इसका करूंगी। एग्जांपल जे NH3 के बीच में अगर जो मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स होता है वो वाला हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, तो वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड जो है। हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड विच कंटेन हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोल देते हैं। और इसका एग्जांपल है जो बहुत ही इजीली एवरीडे लाइफ में हम देखते हैं, वाटर वाला। ठीक है, तो वाटर का केस में क्या होता है, ये एक मॉलिक्यूल वाटर का, ये दूसरा मॉलिक्यूल वाटर का, यहाँ पे ये O और H के बीच में कैसा बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है ना। और पोलर है। हाँ, और ये दो मॉलिक्यूल के बीच में अब क्या होता है कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अच्छा, अब तुम यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यहाँ पे इसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्यों नहीं बोल रहे, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों है। इसका आंसर वो पता तो है इसका क्यों? मतलब जो अट्रैक्शन है उसके फोर्स पे हम्म डिपेंड है ना, कि कितना मतलब स्ट्रांग है कि वीक है, तब बोल रहे हैं। बट इसको नाम क्यों दिया गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग? क्योंकि बन तो एग्जिस्ट, तो यहाँ पे दो डाइपोल भी रहे हैं, तो इसको डाइपोल डाइपोल क्यों नहीं बोल दिया? दीदी हाइड्रोजन हाइड्रोजन में है ना। नहीं नहीं नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में नहीं है, ये एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन के बीच में है ये इंटरेक्शन। अच्छा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली क्या होता है, उसमें हमें एक चाहिए होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इट कैन बी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन भी ले सकते हैं, बट इन जनरल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। क्लोरीन को भी कंसीडर कर लिया जाता है, बट इन जनरल तुम्हें ऑक्सीजन नाइट्रोजन ही दिखेंगे। दूसरा क्या होता है, दूसरा एक इलेक्ट्रो, मतलब नॉट मोर, मतलब बेसिकली हाइड्रोजन ही होता है दूसरा, जो, क्योंकि, और ये वाले वो एटम्स होने चाहिए जिनके पास अपना एक लोन पेयर हो, क्योंकि ये एक कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, डेटिव बॉन्ड पता है तुम लोग को? कोवलेंट बॉन्ड। एक कोवलेंट बॉन्ड होता है पता है। और एक डेटिव बॉन्ड होता है, करेक्ट? तुम लोगों ने पढ़ा था ऐसे? सेकंड वाले तो नहीं जी पता, लेकिन सेकंड कोवलेंट वाला आप बॉन्ड क्या पता है। बोल रहे ओके, डेटिव बॉन्ड, मैंने तो डेटिव बॉन्ड पढ़ा था, पर मैं एक बार फिर से एक बार चेक कर लूंगी, क्योंकि डेटिव बॉन्ड में मैंने जो पढ़ा था उसमें ये होता था कि लोन पेयर जो जो दूसरा एटम होता था ना, उसके पास अपने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता था शेयर करने के लिए। तो जो जिस एटम के पास एक लोन पेयर एग्जिस्ट करता है, वो उसी लोन पेयर को बॉन्ड बनाने में यूज कर लेता है, तो इसको डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो मेरा ऑक्सीजन है, इसके पास एक लोन पेयर है, क्योंकि दो दो चार पाँच छह इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वैलेंस शेल में। तो यहाँ पे जो इसका एक ये है, एक्चुअली एक यहाँ पे इसने यूज किया है इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे इसने यूज किया है, तो इसके पास यहाँ पे दो लोन पेयर है ना। तो ये लोन पेयर ये यूज कर रहा है इस वाले हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में। तो इनका इंटर एटॉमिक, मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स किस टाइप का हो गया, हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड हो गया। इसको मैं कल अलग से, या तो कल क्लास के स्टार्टिंग में एक बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर नहीं समझ में आएगा तो कल एक बार शॉर्ट में एक बार और मतलब अच्छी तरीके से क्लियर करूंगी। तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में इस तरीके से फोर्स एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और मॉलिक्यूल। फिर इसका प्रॉपर्टी ये होता है कि दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और रूम टेम्परेचर या अंडर रूम, मतलब जो नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर होता है उसमें ये लोग वॉलेटाइल होते हैं, एंड दे आल्सो एग्जिस्ट एज अ सॉफ्ट सॉलिड। ठीक है, नाउ कमिंग टू आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड में क्या होता है कि सॉलिड, so ionic solid में in which the constituent particle are ions, and the type of intermolecular force is
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हियर और कोलम्बिक फोर्स। तो आयनिक सॉलिड में वही जैसे फिजिक्स में हम बोलते हैं ना, टू डिफरेंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलम्बिक फोर्स एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे भी हम वही कह रहे हैं, दो डिफरेंट आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलम्बिक फोर्स एग्जिस्ट करता है। दे आर हार्ड, दे आर ब्रिटल इन नेचर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं ये भी, और सॉलिड स्टेट में। इसका रीजन ये है कि तुम लोग मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो कि अभी तक आपने मॉलिक्यूलर सॉलिड डिस्कस किया, वो भी इंसुलेटर थे, अभी आप आयनिक सॉलिड डिस्कस कर रहे हो, आप उसको भी इंसुलेटर कह रहे हो, जबकि इसमें तो आयंस हैं, बट यहाँ पे आयंस हैं, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है फ्री, ना। हाँ फ्री आयंस नहीं है, या वो आयंस एक तो सॉलिड अपना उसमें है, सॉलिड फॉर्म में है, अगर अगर हाँ मोल्टन स्टेट में है या एक्वस में मैं मतलब लिक्विड स्टेट में उसको कर दूंगी, आयनिक सॉलिड को डिसॉल्व कर दूंगी, तो वहां पे क्या होगा कि वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो फ्री आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। पर अभी जब वो अपना सॉलिड स्टेट में है तो वो फ्री फ्री। नहीं है, इस वजह से हाँ इंसुलेटर में। बोलो। जैसे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि पानी में लेके गुड़हल का जो फूल होता है उसका रस निकाल के मिक्स किया था, फिर इसके बाद मैंने उसमें दो टर्मिनल्स डाले 9 वोल्ट बैटरी के साथ में। तो कुछ मतलब कलर चेंज हुआ, एक टाइप से करंट फ्लो हो रहा था नमक के साथ में, नमक भी डाला ओके। था उसमें। तो मैं ये पूछ रहा था कि अगर NaCl हमारा टूट रहा है अलग अलग कलर्स में, मतलब अलग अलग आयंस में NaCl, हम्म। हम्म। तो आयंस है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है वहां पे, क्योंकि H2O है और फिर इसके बाद NaCl है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो हो रहा है वहां पे? फ्री आइंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और प्लस तुम ठीक है, वैसे अगर तुम सिर्फ नॉर्मल NaCl भी डालते तो भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। नहीं, वो मैंने कलर चेंज के लिए देखा था मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो तुम्हारा जो, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो अभी शायद वो भी 12th में ही है ना। हाँ। हाँ हाँ दीदी। मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्राई करूंगी कि मैं कवर करूँ। तो उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी क्या होता है कि जो भी टर्मिनल होते हैं, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरा Na है, यहाँ पे मेरा Cl है, Cl मेरा नेगेटिव है, Na मेरा पॉजिटिव है, तो ये Cl कौन से टर्मिनल के पास जाएगा? जो पॉजिटिवली चार्ज होगा उसी पॉजिटिव की बस। तरफ अट्रैक्ट होगा, और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज की तरफ मेरा Na होगा। तो यहाँ पे जो ये नेगेटिव चार्ज है ना, जब ये मतलब इलेक्ट्रॉन देता है या जो भी है, तो ये कंडक्ट करते हैं, आइंस इसको कंडक्ट करते हैं एक्चुअली। तो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में आयंस तो काफी भारी होते हैं। अब ऐसे तो हेलो। नहीं कह सकते कि काफी भारी होते हैं, मतलब वो सब कुछ क्यों? एटॉमिक उसमें ही रीजन में हो रहा है ना। हाँ मतलब इन जनरल, तुम अगर उसका वो मास और एटॉमिक साइज मास। से कंपेयर करोगे तो वो तो होगा ही। तो फिर कैसे मतलब ये मतलब जा सकते हैं, मतलब हम्म। मूवमेंट कैसे कर रहे हैं? ये मैं तुम्हें कल डिस्कस करके बता दूं, क्योंकि अभी मैं आंसर करूंगी, अगर करेक्ट हाँ नहीं ठीक होगा है। तो फिर वो जज सही नहीं होगा फिर वो। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं नोट कर लूंगी, कल क्लास की स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेंगे, एक ये और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो बेसिकली आयनिक सॉलिड हम पढ़ रहे थे, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, कोलम्बिक फोर्स होता है, हार्ड ब्रिटल इन नेचर होता है, दे आर इंसुलेटर्स, एंड इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, नॉट द लास्ट, मेटेलिक सॉलिड है, सेकंड लास्ट है। इसमें एक ऑर्डरली कलेक्शन होता है पॉजिटिव आयंस का, जो सराउंडेड बाय हेल्ड टुगेदर बाय द सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक नाम आ गया है फ्री इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे मेरे जो पॉजिटिव यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये पॉजिटिव जो है ये मेरे आयंस हैं, और ये जो नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन है। ओके, सो इनसे इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, और वो किस, तो कौन सा फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होगा ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम्म। हाँ। और इसका कैरेक्टरिस्टिक जो, इस मेटेलिक सॉलिड का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो
कंडक्टर। सबका सब जो है इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा होता है, मतलब मेजरली फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके कैरेक्टरिस्टिक मतलब डिपेंड करते हैं. सो देयर इज अ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फॉर द मेटेलिक सॉलिड, ऑल्सो थर्मल कंडक्टिविटी. सो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल दोनों डिफरेंट है. इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया जा रहा है, थर्मल में हीट को कंडक्ट किया जाता है. जैसे मेटल रॉड की बात करेंगे, तो एक पॉइंट में अगर तुमने कैंडल जला के उसको हीट किया है, जो छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट होता है, तो दूसरे पॉइंट में तुम्हें टच करने पे तुम्हें हीट फील होगी. उससे क्या, उसका क्या मतलब है कि वो मेटल ने मतलब थर्मल कंडक्टिविटी शो करी है. और इसका रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन ही इसका रीजन है, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन वो जो थर्मल एनर्जी उसको एक एक पॉइंट में मिल रही है वो दूसरे पॉइंट में पहुंचा रहा है. ठीक है. और इनका लस्टर नेचर होता है, दे आर मेलेबल एंड दे आर डक्टाइल. और इसका जो कलर भी है वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है. ये कलर कौन कैसा कौन से रीजन में वो होता है, ये सब ये शायद मैंने तुम्हें ही पढ़ाया था. इलेक्ट्रो कौन सा स्पेक्ट्रा होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा. ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी, इनका क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीजें हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए. एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली टू द वेवलेंथ. ऐसे ऐसे चीजें दिमाग में रहनी चाहिए. तो ये मेटेलिक सॉलिड हो गया. लास्ट अच्छा आता है जी, हमारे पास. हाँ बोलो. जैसे कि मैंने कई सारे देखे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स अगर है किसी चीज हम्म. में तो उसका कलर ब्लू हो जाता है, ब्लू टाइप का मतलब शो करता है। हम्म. तो क्या सच में इलेक्ट्रॉन का कलर ब्लू होता है, या उसके कारण कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन का होता है जैसे कोई नहीं 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 एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन का तो कोई कलर, कलर नहीं होएगा? हाँ उसका कोई कलर नहीं है. बट उसका एक मतलब जो ब्लू कलर कलर किस देता है वजह से वो आता है, कैसे? नहीं कलर किस वजह से आता है, जब वो एक एनर्जी लेवल डायग्राम मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम ऐसे कुछ हाँ बताया था ना, जब हमारा इलेक्ट्रॉन हम हाँ एक्साइट होके लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, तो वो हमेशा उस हायर एनर्जी स्टेट में नहीं रहने वाला. कुछ सेकंड्स के हाँ। लिए, मिली नैनो सेकंड से ऐसे के लिए वो रहता है. उसके बाद वो एनर्जी रिलीज करके वापस से ग्राउंड स्टेट में आता है. तो जो ये एनर्जी रिलीज हो रही होती है, ये इक्वलेंट होती है इस एनर्जी फ्लेम गैप कलर। के. हाँ, तो ये जो होगी, ये एनर्जी जो रिलीज हो रही है, ये इसको मैं एच म्यू लिख सकती हूँ. और ये जो फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी होगी, ठीक है, ये सी फ्रीक्वेंसी अपॉन की. लैम्डा। हाँ, तो ये मैं वही कह रही हूँ, ये जो फ्रीक्वेंसी मान लो 250 हर्ट्ज या ऐसे कुछ फ्रीक्वेंसी, कोई वैल्यू है इस फ्रीक्वेंसी की, तो वो हाँ वैल्यू वाली वो वैल्यू की जो लाइट होगी ना, वो जिस विबग्योर का जो भी फ्रीक्वेंसी बैंड होता है ना, तो वहां जहाँ हम्म। जो जिस कलर वाले रीजन पे वो फॉल करेगी ना, ये एनर्जी, ये फ्रीक्वेंसी, तुम्हें वो कलर दिखेगा. तो तुम अगर मुझसे वो इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो मेरे को मतलब मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है कि जो हमारा सॉल्यूशन जो तुम्हें ब्लू कलर का दिख रहा है, वो विबग्योर ना. हाँ, तो ब्लू वाले फ्रीक्वेंसी रेंज पे उसका ट्रांजिशन होना चाहिए, मतलब फ्रॉम लोअर टू हायर एंड देन हायर तो टू एनर्जी अगर हम ज्यादा ग्रेजुअली. दे तो कलर हम अलग अलग पा सकते हैं? नहीं, ये ही तो तुम्हारा मिसकंसेप्शन है. जो एनर्जी तुम ज्यादा दे रहे हो, वो क्या करेगा उस ज्यादा एनर्जी का? उसके पास इलेक्ट्रॉन जो को एक्साइट एनर्जी करेगा। गैप है, नहीं देखो, वेट वेट वेट, तुम्हारा जो मटेरियल है ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी ज्यादा कम देने से नहीं चेंज होता है. जो तुम्हारे पास मटेरियल है सॉलिड, उसका जो एनर्जी गैप है बिटवीन मतलब एग्जिस्ट करते हैं, वो बढ़ या घट नहीं रहे हैं तुम्हारे एनर्जी ज्यादा कम देने से. तुम्हारे बस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम ज्यादा हो रही है. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तुमने बढ़ा दी है, पर वो इस गैप को ही कवर कर पा रहा है. समझ रहे हो? वो ज्यादा हाँ। एनर्जी को लेके, मतलब यही हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम तक एक्साइटेड रहे, और तुम्हें मतलब ज्यादा टाइम तक एक्साइटेड रहे, प्लस तुम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऊपर खींच पाए ज्यादा एनर्जी देने से, उस वजह से तुम्हें इंटेंस कलर मिलेगा, हाँ पर तुम्हें कलर वही दिखेगा. और उसका रीजन क्यों है? लेकिन क्योंकि ये जो एनर्जी गैप है वो तो फिक्स है ना. ये तो फिक्स है, लेकिन इसके ऊपर वाला जो है वो भी तो एक फिक्स होएगा ना। नहीं, तो और अगर इन दूसरा दोनों रीजन, फिक्स। हाँ मैं बताती हूँ, दूसरा रीजन ये होता है कि जो तुम सोच रहे हो कि तुम इतनी एनर्जी दे दोगे कि ये यहाँ से दूसरे
एनर्जी लेवल पे जंप कर जाएगा। तो एक्चुअली जब एनर्जी लेवल ऊपर ऊपर जाते हैं तो इनके बीच का गैप भी बढ़ता रहता है, और वो सिग्निफिकेंटली बढ़ता है। तो जिस वजह से जो तुम एनर्जी दे रहे हो तो वो उतना नहीं मिलती है इलेक्ट्रॉन को, समझ रहे हो। और दूसरा, तुम ऐसे टारगेट नहीं कर रहे हो कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन उतनी सारी एनर्जी लेके ऊपर जंप कर जाए। जो तुम जो एनर्जी मल्टीप्लाई दे कर रहे हो, लेंगे। ए- वो ऐसा नहीं होता है ना, पर जो तुम एनर्जी दे रहे हो उसमें जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ग्राउंड स्टेट में। हम्म। तो वहां पे वो लोग एनर्जी लेते हैं। तो अब इसमें जरूरी नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन ने तुम्हारी 100 किलो जूल एनर्जी लेके ऊपर जंप कर लिया। जिसने जो जो एनर्जी जिसको मिली वो लिया। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि वो अपना फर्स्ट एक्साइटेड तक ही जा पाते हैं। हाँ, ये होगा कि जब तुम ज्यादा एनर्जी दे रहे हो तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन के 10 एक्साइट हो गए और तुम्हें इंटेंस कलर दिख गया। क्लियर। ठीक है। हाँ। हम्म। अब आते हैं कोवेलेंट सॉलिड पे। तो कोवेलेंट सॉलिड क्या होता है? दिस सॉलिड, द कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन द टू एडजेसेंट एटम throughout the crystal of this, and they become a giant molecule due to this covalent networking. ये अभी हम देखेंगे। और they have extremely high melting point and they are also insulators. So एक ये टेबल है तुम्हारे बुक में, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तक हमने जो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड देखे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, वो कौन कौन से हैं? 4 टाइप के। तो पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड देखा था, जिसमें नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। तो इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थे वो क्या थे? मॉलिक्यूल्स। इसमें एटम भी होते हैं बट मॉलिक्यूल्स तुम लिख सकते हो। इनका बॉन्डिंग अट्रैक्शन या फोर्स जो होता है, नॉन पोलर में क्या होता है? डिस्पर्सिव या लंदन होता है। पोलर में क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इनका एग्जाम्पल क्या है? जैसे नॉन पोलर के केस में आर्गन CCl4 और H2I2CO2, ये सारे के सारे क्या है? नॉन पोलर है। और पोलर के केस में HCl, SO2 और H2O। ठीक है। अब तुम यहाँ पे ऑक्सीजन को देख के कंफ्यूज मत होना कि CO2 और SO2, मतलब एक SO2 तो पोलर है और CO2 नॉन पोलर है। इसका एक्चुअली स्ट्रक्चर इसको पोलर नॉन पोलर बना देता है। ठीक है, क्योंकि CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर। और SO2 कैसा होता है? ऐसा होता है। तो इस वजह से इसका डाइपोल ऑक्सीजन की तरफ होता है, इसका भी ऑक्सीजन की तरफ होता है, और ये नलिफाई होकर डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है, नेट डाइपोल मोमेंट। पर इसके केस में ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए ये पोलर है। ठीक है। और हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डेड H2O आइस। और फिजिकल नेचर कैसा होता है इनका? ये सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट। हाइड्रोजन वाला हार्ड इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मच स्ट्रॉन्गर देन पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है। और ये तीनों ही इंसुलेटर होते हैं क्योंकि तीनों में ना तो फ्री आइंस है ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। मेल्टिंग पॉइंट इसका वेरी लो है नॉन पोलर का। फिर क्योंकि इंटर एटॉमिक फोर्स थोड़ा सा बढ़ गया है, तो थोड़ा लो लो करके लिख लिया, बट दे आर नॉट वेरी लो इन कंपैरिजन टू ईच अदर। फिर आयनिक सॉलिड के केस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं आयंस। इंटर एटॉमिक फोर्स इज कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एग्जांपल इज NaCl, MgO, ZnS, CF2। they are hard, they are brittle, so they are insulator in solid state, but condition है कि molten state में या aqueous solution में वो conduct कर सकते हैं। they are conductor in molten और aqueous state। इनका melting point कैसा होता है? high। रीजन क्या है? इंटर एटॉमिक फोर्स स्ट्रॉन्गर हो गया है मॉलिक्यूलर सॉलिड से इन कंपैरिजन। तो मेटेलिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, कोलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक। और मेटेलिक सॉलिड कैसा था? उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक पॉजिटिव आयन और सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन को उसने डीलोकलाइज बोल दिया। और इनके बीच में कैसा होता है? मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं। और जैसे कि कोई भी मेटल का एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर। ये हार्ड होते हैं, बट ये क्योंकि मेटल है तो मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। और ये कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में एज वेल एज इन मॉल्टन स्टेट में।
और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई इनफ होता है। अच्छा दी, हम्म, एयर में तो मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है जिसपे कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट हो सके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके, लेकिन अगर हम लोग जो बिजली गिरती है वही पूछ रहे हो? बिजली गिरती है और जो हमारे टेस्ला कॉइल होते हैं, तो हाँ, उसमें तो आसपास के एयर का यूज करके वो कंडक्ट मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराता है, तो तो तुम, वहां पे हाँ, एयर एक्चुअली मतलब नॉन कंडक्टर ही होती है। पर अगर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज जैसे वो टेस्ला कॉइल वगैरह में वो मतलब उसका मतलब मैग्नीट्यूड देख रहे हो, बहुत ज्यादा होता है, हाँ बिजली भी। होता है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब ऐसा फिर तो फिर वो हम उस कंडीशन में आ जाते हैं कि ऐसा एयर हमारा इंसुलेटर है, बट वो तब तक ही इंसुलेटर है जब तक बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में नहीं पहुंच गए हैं। मतलब कि जैसे कि वाटर वेपर, ये सब तो एवरी टाइम तुम्हारे आसपास इवोप्रेशन, इवो मतलब वो प्रोसेस चलता रहता है ना, तुम्हारी बॉटल से भी पानी, मतलब ऐसा नहीं है कि वाटर वेपर तुम्हारे आसपास है नहीं। समझ रहे हो? तो कुछ हाँ वो ये छोटा सा एग्जांपल है कि वाटर वेपर वेपर के फॉर्म में ही भले तुम्हारे आसपास है, जहाँ पे तुम बैठे हो वहां पे भी है, तुम्हारे कप से भी इवोप्रेशन हो रहा है जिसमें पानी भर रखा होगा। तो मतलब कंडक्टर एज सच इंसुलेटर ही होता है, क्योंकि इन जनरल हमारे पास इतनी मतलब हम लोग ऐसे अपने डे टू डे लाइफ में इतना हाई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, लेकिन ट्रांसफार्मर वगैरह पता होगा तुम्हें, जैसे बरसात के दिन होते हैं हाँ तो रेनी सीजन में बोला जाता है कि ये ट्रांसफार्मर वगैरह इन सब और पोल्स वगैरह से दूर रहना है, क्योंकि पता हम्म, नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी कंटेंट ऑफ वाटर वेपर या आसपास वो बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी वगैरह ये हाँ सब बढ़ने की वजह से उस जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो कंडक्टिविटी है, एयर जो इंसुलेटर थी अब वो उतनी अच्छी इंसुलेटर नहीं रही, तो उस वजह से पास हो सकती है। ठीक है, तो ये वहां पे रहता ही है एक फैक्टर। तो अभी एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करती हूँ। तो कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड जो हमने डिस्कस करा, इसमें एटम्स होते हैं इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इनमें कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। इसका एग्जांपल है डायमंड, जो कार्बन से डिनोट करते हैं, और मतलब SiO2 क्वार्ट्स वगैरह। प्लस यहाँ पे एक ग्रेफाइट है, जो एक एक्सेप्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये सारे हार्ड होते हैं और ये इंसुलेटर्स होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा यहाँ पे जो मेरा कंडक्टर है, जो कि एक एक्सेप्शन इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अभी वही डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, ग्रेफाइट जो हमारा पेंसिल का नोक होता है, ये वाला पिक्चर। सो इसमें क्या है, ये मेरा नेटवर्क है कार्बन का। ये सारे ब्लू सर्कल जो दिख रहे हैं ये सारे कार्बन ही हैं। और कार्बन का वैलेंसी क्या होता है, 4। कार्बन ने यहाँ पे बनाए भी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, और चारों अपने ही मतलब कार्बन के साथ बनाए हैं, मतलब कोई दूसरा एटम नहीं है। तो ये इस तरीके का जो नेटवर्किंग होता है जिसमें वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, वो डायमंड में पाया जाता है, और ये बहुत स्ट्रांग होता है मतलब ये स्ट्रक्चर। दूसरा, जो कार्बन अगर 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, जैसे कि इस वाले का इस एटम को देखो, कार्बन एटम को इसने 1 2 3 बनाया, तो इसके पास एक फोर्थ बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया उस, और ये इसने एक शीट की तरह बनाया, मतलब इसने ये हेक्सागोनल ये बनाया। इसमें 1 2 1 2 3 4 5 6 कार्बन ने एक हेक्सागोनल रिंग बनाई है, और ऐसी करके और रिंग बनी है, लेकिन ये 2D में बनी है, मतलब समझ रहे हो, ये एक शीट फॉर्म में बन गई है। और हर कार्बन में एक 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 फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया है। तो जो दूसरी 2D शीट है, उन दोनों शीट के बीच में एक कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, जिसको जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। और यही रीजन है कि ये शीट जो है एक के ऊपर एक फ्लोट करते हैं, यहाँ पे लिखा होगा। दे आर अरेंज इन डिफरेंट लेयर एंड ईच एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू 3, ठीक है, इन द सेम लेयर। और जो फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन का, यहाँ पे कार्बन की बात हो रही है, इज प्रेजेंट बिटवीन द डिफरेंट लेयर, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, एंड इट इज फ्री टू मूव। ओके,
एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से ही जो हमारा ग्रेफाइट होता है, इट मेक्स ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो डिफरेंट लेयर कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, और ग्रेफाइट इसलिए सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट सॉलिड कहते हैं, और ये एक लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है. सो आज की क्लास में यही है. कोई और डाउट है किसी को? ग्रेफाइट जो होएगा हमारा वो क्रिस्टलाइन होगा या अमॉर्फस? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है. अभी जितना भी कुछ मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है, अच्छा. ये कोवलेंट नेटवर्किंग में आ जाता है ना. देखो ये हाँ. एमोर्फस तो तुम्हें मतलब इसमें एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, और ये लॉन्ग रेंज भी है. समझ रहे हो? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड ही है. हाँ. इसका तुम्हें समझ आ रहा है ना, ऑर्डर्ड भी दिख रहा है, लॉन्ग रेंज भी दिख रहा है. सो दिस इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट इसका इंटर एटॉमिक फोर्स क्या हो गया? कोवलेंट बॉन्डिंग करा है. अब कोवलेंट बॉन्डिंग में एक कोवलेंट बॉन्डिंग तो यहाँ दिख रही है, सेम कार्बन ने करी है, पर यहाँ पे क्या हो गया है कि ये स्ट्रक्चर जो है डायमंड का स्ट्रक्चर, और ये बहुत ही स्ट्रांग है. दूसरा केस जो कार्बन ने मतलब कोवलेंट बॉन्डिंग नेटवर्क के थ्रू जो उसने एक स्ट्रक्चर डेवलप किया है, वो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि जिसमें कार्बन जो एटम है वो अब सिर्फ 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और जो फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 डिफरेंट शीट के बीच में फ्री होता है. तो उस वजह से यहाँ पे कंडक्ट मतलब इट बिकम कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके. बैड अच्छा दी, बैड इंसुलेटर. हाँ बोलो. मैंने बचपन में सुना था कि अगर हम लोग ग्रेफाइट को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो वो डायमंड बन जाएगा. वो कैसे ट्रांसफर होएगा उसमें? ग्रेफाइट को हाँ, मैं करने भी बैठा था. देखो, जो एक्चुअली जो नहीं, ऐसे नहीं होता है. वो बहुत वो मतलब डायमंड कैसे बनता है? जो डायमंड एक्चुअली अर्थ से निकालते हैं हम, जो नेचुरल डायमंड होता है, वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर, वो सी बेड टेम्परेचर के के साथ. नीचे होता है ना, और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, एकदम एक्सट्रीम कंडीशन पे वो बनता है. हाँ. कि कार्बन अपने 4 बॉन्ड बना रहा है, और 4 बॉन्ड वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है अपने आप से. ठीक है, तो उसके लिए मतलब उसको इस तरीके से यही स्ट्रक्चर बनाना है. इसके पास और भी मतलब अ, मतलब अगर ये उतना हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे अकेले इसको ना छोड़ दिया जाए नीचे पे, तो ये और इजी बॉन्ड बना सकता है अगर ये एयर में हो, या समझ रहे हो? पर हाँ. इसको तुमने एक क्रिटिकल कंडीशन में रख के ये डायमंड का स्ट्रक्चर ये फॉर्म किया है इसने. पर ग्रेफाइट को अगर तुम ऐसे करोगे तो बन सकता है, क्योंकि ग्रेफाइट में मटेरियल तो तुम्हारा कार्बन ही है, पर तुम एकदम एक्सट्रीम कंडीशन पे उसको लेके जाओगे तो बन सकता है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बन तो सकता है, क्योंकि ऐसे लैब लैब में डायमंड भी बनते हैं. हाँ, बनते हैं. हम्म. तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पास ग्रेफाइट तो बहुत है. नहीं, वो फिर लेकिन ऐसे लैब में डायमंड का कोई इतना इम्पोर्टेंस होता नहीं है. पहला बात तो वो है. ठीक है, नेचुरल डायमंड का अलग होता है, और लैब मेड हाँ, वाला वो तो थोड़े है. अलग होते हैं. उनके बीच में डिफरेंस करने वाले डिफरेंस अच्छे से जानते हैं. और दूसरा ये है कि जो तुम कंडीशन सोच रहे हो, तुम उतना क्रिटिकल कंडीशन घर पे नहीं दे पाओगे, तुम्हारे पास उतने अच्छे इक्विपमेंट नहीं है. लैब में तो तो कर सकते हैं ना. लैब में हाँ मतलब कर सकते हैं. मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि लैब में किस इंस्ट्रूमेंट से कैसे वो माइक आई डोंट नो, मैं कह नहीं सकती कि माइक्रोवेव में हो जाएगा, मैंने बट वो देखा है कुछ देखना में पड़ेगा. मतलब. हम्म. और किसी का डाउट है? अच्छा चलो दी, अभी. अगर हम लोग नमक को घोल के, बल्कि नमक और पानी का घोल ले लें और उसे टेस्ला कॉइल के पास ले जाएंगे, तो अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होएगा एक टाइप से क्या? नमक पानी का घोल मतलब ओके, और तुम टेस्ला कॉइल के पास ले गए हो. तुम्हें पता है ना टेस्ला कॉइल क्या है? हाँ. तो उसमें से अगर तुम मतलब उसके पास में अगर तुम एक मेटल या कोई भी कंडक्टर लेके खड़े हो जाओगे, तो उसका जो भी चार्ज है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो उसमें आएगी ही आएगी. और नमक हाँ. पानी का वाला तो
आई थिंक वो उसको ले पाएगा, क्योंकि वो है तो कंडक्टर, बट क्योंकि मेटल नहीं है ठीक है, तो वो अर्थ में कैसे जाएगा। मैं कल करके देख लूंगा। कल करके देखोगे? अच्छा, हाँ सर। चलो ठीक है। अभी इसका ये टाइम भी ओवर हो गया, आई थिंक 30 मिनट्स में ओवर होता है। नहीं 40, लेकिन नहीं दीदी आज थोड़ा 40 में ओवर होते हैं। ओके। अब कम कर दिया भाई, तो भाई फ्री इतना थोड़ी ज्यादा देंगे। चलो मैं ये स्टॉप कर रही हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं ठीक दोबारा 9 बजे। ओके। ओके, बाय। ठीक है।